अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इसमें वक्त का तकाजा ये था कि बड़ी सियासी क़ुव्वतें, इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी, इनके दरमियान में कुछ ऐसा राब्ता साजी का अमल आगे चलता जिससे एतमाद बहाल होता और ये टकराव और तनाव वाली जो कैफियत है उसमें कमी आती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फार्मूला कारगर साबित हो रहा है, या एटलीस्ट किसी की अगर ये सोच है कि बातचीत के ज़रिए मसाइल हल हो जाएँ तो वो फ़ायदेमंद तरीके से आगे बढ़ रही है या कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक स्टेप हमें मज़ीद तनाव की तरफ या मज़ीद टकराव की तरफ लेके जा रहा है। और इसका नतीजा अल्टीमेटली किसी एक्सीडेंट की शक्ल में ही सामने आया करता है, जो अफसोसनाक होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की कोई बड़ी सियासी जमात हो, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, या पाकिस्तान के अदारे इसकी लपेट में, हर सूरत में नुकसान पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने के अंदर फ़ौज का किरदार है 1947 से, और फ़ौज को इस काम से बाज आना चाहिए, बिल्कुल यकीनन बाज आना चाहिए। लेकिन फ़ौज को कभी कमज़ोर करने के लिए कुछ ऐसी कैंपेन भी लॉन्च नहीं करनी चाहिए जिसके नतीजे में आपकी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही हो। तो सियासतदानों को वो काम करना चाहिए जो सियासतदानों के ज़िम्मे है, फ़ौज को वो करना चाहिए जो उनकी ज़िम्मेदारी है, और अदलिया को इंसाफ करना चाहिए सच्चाई के साथ। लेकिन मुझे लगता यह है कि तीनों एक दूसरे की राह में रुकावट भी बनते हैं, एक दूसरे के कंधा भी बनते हैं, और मौका आता है तो एक दूसरे को बुरा भला भी कह लेते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहते हैं। आज फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ, और फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया, बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों और मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरमान के ख़िलाफ़ शफाफ अदालती कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क सासी अनासर के हाथों यरगमाल बना रहेगा। अदारों और अफवाद के ख़िलाफ़ डिजिटल दहशतगर्दी, ये डिजिटल टेररिज्म एक टर्म है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई गई है। सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्वीट्स के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए जो कैंपेन लॉन्च की जाती है फ़ौज के ख़िलाफ़, और ये दुरुस्त नहीं है। आप इदारे के ख़िलाफ़ अगर एक मिसट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं, अवाम और फ़ौज के दरमियान फासला पैदा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। आपको बार बार कहना चाहिए कि हुकूमतें बनाने और गिराने में फ़ौज का किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी ज़ात के ऊपर भी तो उसका अमल करना चाहिए। रात को जाके जब भी डालने कि सुबह मेरी हुकूमत बना दो, इसकी गिरा दो, तो वो इतलाक़ पहले अपनी ज़ात पे करें और पूरे अदारे को कभी इसका निशाना मत बनाएं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल उससे उलट है। सुबह को जमहूरियत का राग लापा जाता है, रात को जाके जफ्फी डाल के हुकूमत बनाने की दरख्वास्तें पेश करते हैं। प्रोपोगंडा करने वालों की पुष्ट पुनाई गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के ज़रिए की जाती है। अब ये बहुत ही सख्त अल्फाज हैं, क्योंकि इसका जो आम तौर पर मुखातिब है वो PTI का सोशल मीडिया सेल है, और 9 मई के मुजरमों का जिनका तज़किरा हो रहा है वो भी PTI है। तो इसका मालूम नहीं नतीजा क्या निकलेगा। इंडिपेंडेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन PTI मुतालबा करती है कि जुडिशरी के ज़रिए। आज भी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में उसका तज़किरा किया। तो या तो ऐसा कोई फार्मूला निकल आए जिससे तनाज़ा सिमट जाए, अगर नहीं समेटा जाता तो फिर टकराव भी होगा और तनाव भी होगा, और पाकिस्तान का इसमें मफाद नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में मामला नैब तरामीम के हवाले से है, और नैब तरामीम के हवाले से जब मामला आएगा तो फिर गुज़श्ता रोज़ जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बयान के अंदर कहा था कि अदलिया के अंदर कुछ खाली भेड़ें इमरान खान की ज़मानत के लिए कुछ कोशिश कर रही हैं। अब ये बहुत सख्त अल्फाज थे, और लगता ये था कि सुप्रीम कोर्ट को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैसेज दिया गया। एटलीस्ट शहबाज शरीफ के अल्फाज से बिल्कुल खुला अगर तासुर कायम करना हो तो एज ए जर्नलिस्ट मैं यही तासुर कायम कर सका था कि ये सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए पैगाम है, जहाँ इमरान के केसेस लगे हुए हैं और ज़मानतें हो रही हैं या केस डिसमिस हो रहे हैं, तो ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो उन्होंने काली भेड़ें कहा था, तो आज उसके ऊपर जस्टिस अतर निल्ला साहब ने उसका तज़किरा भी किया और कहा कि हम काली भेड़ें नहीं हैं, और ये कहा कि हम बम्बल बीस या काली भेड़ हैं। अब इससे मुराद जो भी उनकी होगी मैं उसकी वजाहत में नहीं जाता, लेकिन आप बराह रास्त जुडिशरी को अगर काली भेड़ें कहें जिनके सामने हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस लगे हुए हैं, तो तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। उसका जवाब वहाँ से है। अब नैब तरामीम के ऊपर जो गुफ्तगू चल रही है, उसी नैब तरामीम के हवाले से जब सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने पूछा कि जराइम की नोयत के हवाले से पूछा। फिर ये पूछा कि नैब तरामीम से नवाज़ शरीफ को असासा केस में फ़ायदा नहीं मिला, ये सवाल किया जस्टिस अतर निल्ला ने। नैब सेक्शन 9A-5 में तरमीम करके नवाज़ शरीफ की सज़ा ख़त्म नहीं की गई, ये भी जस्टिस अतर कह रहे हैं। नवाज़ शरीफ का केस एहसासों का था जिसमें बारे सबूत वाली शिक तब्दील की गई, और ये सही है, 9A में तब्दीली की गई। अक़लीती राय में साबिक जजेस और जर्नलों को कानून से इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। किसी जज को नैब कानून से कैसे इस्तिस्ना दिया जा सकता है? जजेस मुक़द्दस गाय नहीं है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो नैब ऑर्डिनेंस जारी किया था उसके ऊपर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिमांड को 14 से 40 दिन करने का मकसद क्या है, और ये बिल्कुल जायज़ सवाल है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसको 14 रोज़ किया गया था और कहा जाता था काला कानून है, 90 रोज़ नैब की हिरासत में किसी को डाल दिया जाता है, ज़मानत भी नहीं होती, और उसको 14 रोज़ किया गया। और 14 से सीधा 40 की छलांग इसलिए मार दी कि
जिसने अपनी सज़ा माफ़ करवानी थी और मुकदमे ख़त्म करवाने थे वो करवा चुके हैं, और अभी पीटीआई की बारी उन्होंने कहा दोबारा 40 कर दो। तो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी तो इसके ऊपर कोई फ़ैसला देगी, फिर आप उसे काली भेड़ें कहें या बम्बल भी कहें, जो भी कहें, लेकिन उसका नतीजा तो सामने आएगा। आज प्रोग्राम में इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तमाम शख्सियात हैं। ज़रताज गुल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं PMLN से। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। ज़रताज, जो फॉर्मेशन कमांडर्स की आज की स्टेटमेंट है, बहुत सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया, डिजिटल टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, 9 मई के मुजरमान का तज़किरा है कि इनको सज़ा दिए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? थैंक यू माई साहब, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। सबसे पहले आपने इंट्रो में ये भी जिक्र किया आज जो खान साहब की नैब के केसेस में सुप्रीम कोर्ट को लेते हैं, नैब वाले को पहले इसका मैं आपको वही बताती हूँ। वहाँ पे खान साहब ने 3 बातें की। सबसे पहले उन्होंने बात की कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है उसके बारे में हमारा केस है, आप उस एप्लीकेशन आई हुई है उसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्योंकि पाकिस्तान में जो पिछले 2 साल से हो रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे हमारे सेकंड टियर लीडरशिप है, चाहे हमारे वर्कर्स या सपोर्टर्स हैं, वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर अब दुनिया भी बात कर रही है। आपने ब्रिटिश उसकी भी बात की जिधर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जवाब जाए, या फिर अगर स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स अमेरिका की बात की जाए, वहाँ पे भी हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। पहला। सेकेंड, उन्होंने कहा कि 8 मई को 8 फरवरी को जब 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, इतने हॉस्टाइल सिचुएशन के बावजूद अगर आपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ख़त्म करनी है, अगर आपने किसी को दबाना नहीं है, अगर आपने किसी को सज़ा नहीं देनी, आप चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, सही तरीके से आगे बढ़े, तो ज़ाहिर बात है उन नुमाइंदों को कुर्सी के ऊपर बैठना चाहिए जिनको आवाम ने वोट दिया। और 8 फरवरी को हमारा मैंडेट था, हमें वो वोट चोरी हुआ है। मैं इसी पर आ रही हूँ, मलिक साहब, ये मैं इसी के ऊपर आ रही हूँ। तीसरा, खान साहब ने कहा 9 मई के मुजरमान के खिलाफ शफाफ अदालती कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजी अनासर के हाथों, साजी अनासर के हाथों। मलिक साहब मेरी बात सुने, ये मैं आपको ये कह रही हूँ। मैंने तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 9 मई की हमने इंक्वायरी के बारे में बात की है, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात करती हूँ, चाहे जिस फोरम पे बैठी हुई हूँ, 9 मई के बेनिफिशरी पीटीआई नहीं है। 9 मई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मज़ालिम में तो हमारी पार्टी है। अब ये जो आपने फॉर्मेशन की बात की, आपने कमांड की फॉर्मेशन की बात की है, 9 मई का पता है क्या मलिक साहब, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हुआ है, मुल्क को भी नुकसान हुआ है। ये जो गैप पाकिस्तान के अवाम में और इदारों के अंदर बढ़ गया, अगर 9 मई की असल इंक्वायरी नहीं होगी, अगर असल मुजरम को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, आपका ख्याल है मलिक साहब, मेरा दिल नहीं दुखता कि हमारी फोर्सेस को कोई जो है वो जो मिसट्रस्ट पैदा हो जाए? क्या मेरे इस बात पे दिल नहीं दुखता? खुद शहीद की बहन हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो नैरेटिव की जंग में एक्स के ऊपर पाबंदी लगा लेने से, किसी को डिजिटल दहशतगर्द कह देने से, या किसी को फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर पाबंदी लगा देने से मसला हल नहीं होगा। इसका मसला सिर्फ आखिरी बात मलिक साहब, इसका मसला ये हल होगा कि जो असल मुजरिम है उनको अगर आप कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। मैं एक बिल्कुल अदना कारकुन हूँ, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर आप तालिबान से बात कर सकते हैं, आप एंटी स्टेट लोगों से बात कर सकते हैं, तो जो बच्चे इस वक्त 10-10 महीनों से साल से इस वक्त जो हैं वो आर्मी एक्ट के अंदर जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, तो मलिक साहब उनके वालिदैन सर उनसे बात करने में क्या हर्ज है? क्या ये हमारे मुल्क के लोग नहीं हैं? आपको भी सवाल का जवाब देना, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। मज़मूम सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद ली जा रही है। ये फॉर्मेशन कमांडर्स कह रहे हैं, बैरूनी सहूलतकारों की मदद ली जा रही है। अदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। ये अल्फाज बहुत ही सख्त हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्ट पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के ज़रिए की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि पिछले 2-3 दिन 4 दिन पहले इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से जो ट्वीट्स की गई उसमें गद्दार कौन के हवाले से जो एक ट्रेंड चलाया गया, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फॉलोअर्स ने पाकिस्तान से बाहर जिस तरह उसको टेकअप किया, और उसके बाद मुख्तलिफ तस्वीर, उनका मवाजना, उसमें आर्मी अफसरान भी हैं, उसमें 71 और मुजीब वाला वो सारे मामला वो चल रहे हैं, उसको करके ये अगर डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है? इसको और अब क्या डिफ़ाइन करेंगे? अब डिजिटल जो दहशतगर्दी है वो क्यों फ़रोग पा रही है? इसलिए कि पाकिस्तान में आज तक इस दहशतगर्दी को रोकने का कोई मौसर कानून मौजूद नहीं है। फिर
आप समझते हैं ये डिजिटल दहशतगर्दी है? देखिए मलिक साहब, बात ये है कि मैं अपनी और आपकी बात कर लेता हूँ। मेरे याद है कि एक ट्वीट का इशू पैदा हुआ था PMLN और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन। एक ट्वीट थी जो डिलीट करवाई गई थी, द रिपोर्ट इज हियर बाय रिजेक्टेड। आपको पता है ना वो जो डॉन लीक सो कॉल्ड, वो भी मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चर्ड इवेंट था, रियल इवेंट नहीं था डॉन लीक्स, कोई कौमी राज लीक नहीं हुए, लेकिन उस वक्त रगड़ा लगाना था तो डॉन लीक्स हो गई। ट्वीट डिलीट कराई तो वो ट्वीट के ऊपर डिस्प्यूट पैदा हो गया था, तो वो भी डिजिटल दहशतगर्दी थी या नहीं थी? नहीं, देखिए वो एक टोटल डिफरेंट मामला था, और वो इसमें सो कॉल्ड मीडिया सेल होता था, जो कौन है और जिम्मेदार कौन नहीं है वो एक अलग हाउस के अंदर से एक मीडिया सेल ऑपरेट किया करता था, वहाँ से कुछ ट्वीट्स हुई थी जिसके ऊपर तनाज़ा पैदा हुआ था, वो भी डिजिटल दहशतगर्दी थी या नहीं? डिजिटल दहशतगर्दी की बड़ी सादा सी डेफिनेशन है। आपका प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मैं घर बैठ के देख रहा हूँ, आपके नज़रियात से मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया और हर हवाले से कहूँगा कि मुझे आपके नज़रियात से इख्तलाफ है, जो ये बात आपने की है बिल्कुल गलत है, हक़ाइक़ के मुनाफी है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप गद्दार हैं, आप मुलव्वस हैं पाकिस्तान दुश्मनी में फला, ये डिजिटल दहशतगर्दी है, और बगैर किसी सबूत के, सर बगैर किसी चीज़ के। ठीक है, जब आप इदारों को, अच्छा एक लाइन मुकम्मल करने देना, को ज़्यादा डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन नवाज शरीफ टाइम दिया है, मुझे आप टाइम ही नहीं दे रहे। नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा गया था ना, नवाज शरीफ मोदी का यार, बिल्कुल कहा गया था। वो डिजिटल दहशतगर्दी थी, 100% थी। जिसने की थी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यही तो मैं प्रोग्राम के शुरू में आपको कह चुका हूँ कि ये डिजिटल दहशतगर्दी इसलिए बढ़ रही है कि इसको रोकने का कोई मौसर कानून मुल्क में मौजूद नहीं है। बेनज़ीर भी सिक्योरिटी जब आप किसी को बगैर किसी, हमने आज तक अभी कहा है कि इमरान खान गद्दार है, अभी कहा है हमने फातिमा जना को, लेकिन जब आप इस तरह के मामलात करेंगे, आप पाकिस्तान के कौमी, जिसने भी कहा गलत कहा ना, बिल्कुल वो भी डिजिटल दहशतगर्दी थी, लेकिन उस वक्त तनाज़ात खड़े करके मसाइल हल नहीं कर सकते, आपको तरीकाकार हिकमत से मसाइल हल करना। मैं सिर्फ ये प्लीड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक दूसरे को सियासी मैदान में ज़ेर करने की कोशिश करें, सियासी पंजा आजमाई करें, एक दूसरे के साथ सियासी मैदान में लड़ें, और अपोजिशन अगर लड़ती है गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट पे अटैक करते करते स्टेट पे अटैक ना करे, ये फ़र्क है। हम गवर्नमेंट है ना, यहाँ तक रहें, इससे आगे स्टेट है, स्टेट पे हमलावर ना हो, स्टेट के इदारों पे हमलावर ना हो। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट सिंपल, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे ऊपर अब हमले करते हैं, सारा कुछ करते हैं सोशल मीडिया पे उधर, लेकिन हमारे आगे फिर जो चीज़ है ना वो स्टेट है, हम स्टेट के नुमाइंदे ज़रूर हैं, रियासत नहीं है। सर असल में बात चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप सारी सियासी जमातों को, PTI को भी, जो आपको भी, सबको, जब आप रियासत का तज़किरा करते हैं तो रियासत के तज़किरे के अंदर सिर्फ आपको इस्टेब्लिशमेंट को शुमार नहीं करना चाहिए। जब पार्लिमान पे हमला हुआ वो भी स्टेट पे हमला था, ऑफ कोर्स। जब PTV स्टेशन अटैक हुआ वो भी स्टेट पे हमला था, जब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पे आप लोगों ने धावा बोला वो भी रियासत के ऊपर हमला था, और इसी तरीके से जब GHQ अटैक हुआ, लाहौर में कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, वो भी रियासत पे हमला था। लेकिन आपने आज से पहले की जितनी ABC है वो तो किसी को हाथ नहीं लगाया, छेड़ा नहीं है। इन इमारतों पर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी जो पर्चे हुए हैं वो दहशतगर्दी के हुए हैं, उनका ट्रायल भी दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर ही हुआ है, जहाँ जिसको ज़मानत मिली, को बेल आउट हुआ, अदम सबूत की बुनियाद पे हुआ, अलग बात है। लेकिन आपकी ये बात 100% ठीक है कि स्टेट के नुमाइंदा ये जो इदारे हैं सारे, ये स्टेट पिलर्स हैं, इनके ऊपर अटैक, स्टेट के ऊपर अटैक है। मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम मजीद आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ें कि आपने ये किया या आपने ये किया, सबसे पहली बात यह कि अगर इसमें यह कहा गया कि फॉरेन एजेंडा है, लेट्स एक्सपोज इट, उनके नाम बताए जाएं, वो जो फॉरेन स्टेट एक्टर कोई भी हैं जो पाकिस्तान को लॉस दे रहे हैं, उनको पाकिस्तान के सामने उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें और आप सबको बताया जाए, ताकि हम मिल के इसका जवाब दें। सेकंड बात ये कि जिसमें एक इशू है जो आपकी जमात के ऊपर सबसे ज़्यादा इतराज़ है और वो काबिल इतराज़ है। एक तो आप लोग सोशल मीडिया पे, आपको नहीं मुराद, आपके सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट है, जो किसी के ख़िलाफ़ गाली गलोच का इस्तेमाल है, और फ़ौज के अफसरों, मैं तो, मुझे 100 बंदा भी गाली निकालेगा मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन फ़ौज वालों को या जजों को निकालेंगे तो फिर आप रियासत के उन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं जो कलीदी पोजीशन पे, एक फ़ौज का सरबराह या चीफ जस्टिस है, तो उसको आप चैलेंज करें तो वो बुरा लगेगा, उसकी हैसियत कंप्रोमाइज़ होगी, वो तासुर है। दूसरा, जहाँ फ़ौरन बैरूनी सूलतकारों का तज़किरा आता है, ये काम तासुर मौजूद है, और मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा वो उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता होगा। आपके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ये पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग, मैं अगर अपनी बात मुकम्मल कर लूं ना, मैं जहाँ से ये सारी मैनेजमेंट होती है, और कहाँ से नाम कई दफ़ा लिए गए हैं, कहाँ से, ये पूछ ले पहले इन्होंने कहा। इंडिया से होती रही है। अच्छा, आपके साथ जो जैसे ये
फॉरेन फंडिंग केस था, जिन जिन ममालिक की फंडिंग आई। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस है। इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है ना, पाकिस्तान से 9 मई के बाद कई लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, वहां से बैठ के वो ट्विटर हैंडल या यूट्यूब पे अपडेट कर रहे हैं। ये मुनासिब तरीका तो नहीं है। सिर्फ 2-3 बातें करना, ये मुनासिब तरीका नहीं है। नहीं, पहले मलिक साहब मेरी पूरी बात सुन लें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर फॉर्मेशन कमांडर कहती है ना कि फॉरेन हाथ इसमें इन्वॉल्व है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप उसको एक्सपोज करें, उसके नाम बताएं, जिन जिन हाउसेस से ये हो रहा है, सारे पाकिस्तानी मिल के उसका जवाब देंगे, इंक्लूडिंग पीटीआई। इमरान का ट्विटर हैंडल किसने अपडेट किया? पहले मेरी पूरी बात सुन लें। पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा यूथ जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। अगर आप उसको डिजिटल दहशतगर्द कहेंगे, मेरे ख्याल में इससे मज़ीद गैप आएगा और जो मिसट्रस्ट होगा आवाम के दरमियान में और इदारों के दरमियान में। ये जो यूथ है ना, ये अपना भी एनालिसिस करती है, अपना सच भी सुनना चाहती है। इसके सामने डिफरेंट फोरम पे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सियासतदानों को बजाय कि इलेक्शन के ऊपर पैसे खर्च करें, उनको चाहिए कि सामने डिबेट करें और डिबेट के अंदर ट्विटर हैंडल कौन ऑपरेट करता है? सोशल मीडिया के कुछ लोग करते हैं। तीसरा पहले मेरी पूरी बात नहीं, लेकिन इसका जवाब दे दें। ये एक इशू है, इसके ऊपर आज ये FIA इंक्वायरी खोली है इसके ऊपर। जी बिल्कुल खोलें, बिल्कुल खोलें। वो तो हम सबके खिलाफ खोली भी। ये कहां से ऑपरेट होता है? तीसरा भाई, उसको पाकिस्तान PTI ऑफिशियल हमारी अपनी एक टीम है। अच्छा, आगे मेरी कहां पर है टीम? बेस्ड इन पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान? वो तो फिर अगर आपने ये सवाल करना तो फिर मलिक साहब फिर ये भी बता देना। मेरे साथ तारिक फजल चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ये मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त मौजूदा, जिसको हम 447 वाले कहते हैं, अवाम ने उनको चुना नहीं, मुझे वो बता दे कि एक्स को वो किस मुल्क से बैठ कर वो कर सकते हैं। आप अपना एक्स खोल सकते हैं? आप है जब तक वो VPN नहीं डाले तब तक। मुझे बता दे कि पाकिस्तान का फॉर्म 47 वाला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो डिजिटल दहशतगर्दी को कह रहा है कि अवाम भी डिजिटल दहशतगर्द है, नैरेटिव की जंग है ना, नैरेटिव तो इनके पास है नहीं, दलील इनके पास है, तो मुझे वो बता दें कि वो किस VPN से बैठ के, किस मुल्क, सोमालिया से, इराक से, किस मुल्क से बैठ के वो VPN को कंट्रोल कर रहा है। मैं आपके बता दूसरा नहीं, तीसरा, अगर आपने जी वो इसलिए कि आपने एक्स के ऊपर पाबंदी लगा दी ना, आपके पास दलील नहीं, आपके पास वजाहत नहीं, आपके पास नैरेटिव नहीं है, आपके पास नजरिया नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है उसको देने के लिए, आप उसको डिजिटल दहशतगर्द ना कहें। ये बहुत मुतनाज़ा इशू है कि अगर ये सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर बैठ के, चाहे इनकी सोशल मीडिया टीम ऑपरेट करे, हमारी नहीं है, हमारी बिल्कुल, और अगर फौज उसके ऊपर निशाना बन रही हो तो फिर ये कंट्रोवर्शियल इशू है। इसको डिफेंड नहीं आप कर सकते कि वहां बैठ के कोई अमेरिका या लंदन में अगर फौज को कोई बुरा भला कहे या गाली निकाले, नहीं पता कहां है, लेकिन मुझे लगा है कि मुल्क से बाहर है कि इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किस मुल्क से बैठ के VPN को यूज करे, जबकि ये मुल्क यही बैठ के करते हैं जी सारे, वो आईटी मिनिस्टर यही बैठ के करते हैं, इंफॉर्मेशन जी बता दें। तो आपने तारीख मैं यही तो सर आप सारे जिन्हें सारे बैठ के सर सारे VPN डाल के जो चलाते हैं, तो इसको वैसे जो मर्जी डाले, मैं इस्लामाबाद में बैठ के चला के मेरा मतलब है VPN से कि स्कूल इस ज़हन के ऊपर पाबंदी मत लगाएं। मेरा सिर्फ मतलब ये। तीसरा, मैं सिर्फ एक बात, मैं आपको ये बात कर रही हूँ, ये प्रॉक्सी है सर, ये वो फॉरेन प्रॉक्सी है जिसका आप तस्करा भी किया ना हमने स्टेटमेंट में, फॉरेन प्रॉक्सी, ये भी फॉरेन प्रॉक्सी है। VPN इज ए प्रॉक्सी जिसको आप डॉज करते हैं सिस्टम पे बैन। वो बात मलिक साहब है, नहीं, फॉरेन फंडिंग का मैं आपको बता दूं, मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहती थी। PTI एक वो वाहिद जमात है जिसके तमाम जो डोनेशन है वो एक एक रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। मेरा सिर्फ इनसे सवाल है, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि $10 मिलियन की उसामा बिन लादेन ने फॉरेन फंडिंग लेके नवाज शरीफ ने मेरी हुकूमत को गिराया था, क्या इसको फॉरेन फंडिंग नहीं कहेंगे? मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ आपके पहला इंटरव्यू मैं कह रही थी कि इदारों में बजाय इसके कि हम मजीद गैप बढ़ाएं, बेहतर ये कि इकट्ठे साथ बैठें और मिल के इसका मुकाबला करें। ये नौजवान आप डिजिटल दहशतगर्द न कहें, ये आपके अपने वो बनेंगे, सिपाही बनेंगे, ये आपको डिफेंड करेंगे। तो एक्स पे पाबंदी लगा देने से, सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा देने से नहीं होगा, उनको अपने साथ अपना नैरेटिव समझाएं। से तो आप आबादी के बड़े हिस्से को साथ ले जाके चल सकते हैं, लेकिन डंडे से मेरा नहीं ख्याल है कि आप इतनी बड़ी बहुत बेहतर तरीके से आप बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं मलिक साहब, आप हिकमत और दनाई से इनको ले सकते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मलिक साहब बात यह है कि जब हम बात करते हैं, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें जी। जब हम बात करते हैं कि आप अपनी गुफ्तगू से, अमल से, वो फिज़िकल अमल हो या वो सोशल मीडिया हो, जब आप एक हद को और लिमिट को क्रॉस करेंगे और एंटी स्टेट आप स्टेटमेंट्स देंगे या कार्रवाई करेंगे, वो किसी न किसी ज़ाब्ते में तो लाई जाएंगी। जब हम कहते हैं उसको किसी ज़ाब्ते में लेके आए तो ये छुप जाते हैं यूथ के पीछे। ये यूथ बिल्कुल यूथ के पीछे ना सुने बात ये है कि नौजवान इस मुल्क का असासा है। मैंने कल एक प्रोग्राम में कहा कि मुझे अफसोस है इस बात का कि 1 साल में 10 लाख नौजवान पाकिस्तान से बाहर गए हैं। वो कौन से मायूस कुन हालात हैं
जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर गए हैं, वो हमारा एसेट है, वो स्ट्रेंथ है हमारी कौम की, जिन्होंने यहाँ बैठ के काम करना था। आप हमें ना बताएं बाहर जाके ज्यादा असासे आपको रिमिटेंसेस भेज रहे हैं, यहाँ तो ना रोटी खा सकते हैं ना नौकरी कर सकते हैं। मैंने कहा आपने हालात नहीं ऐसे छोड़े, मायूस कुन हालात है, मैंने मैंने कहा इट्स नॉट जस्ट देम, वी आर ऑल रिस्पांसिबल। आप भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, ये भी सारे जिम्मेदार हैं। मैं बात इसलिए की है, हमारे मुल्क में, हमारे दौरे हुकूमत में तो लोग बाहर से आए हैं। नौजवानों से हमें भी हमदर्दी है, नौजवान आपका नहीं हमारा भी एसेट है, इस मुल्क का एसेट है। हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि जिन नौजवानों को आप तरगीब देते हैं, 9 मई के उन नौजवानों से मैं हर प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ कि मुझे शदीद हमदर्दी है उन फैमिलीज से जिन्होंने अपने बच्चे अपने पेट काट के तालीम उनको दी रोशन मुस्तकबिल के लिए। आपने उनके हाथ में पेट्रोल बम दिए, आपने उनको कहा कि 4 दौड़ो कौमी इदारों के ऊपर, नेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके शुहदा की यादगारें, ये उनको तरबियत घर से नहीं मिली, दी गई। डॉक्टर तारिक 9 मई करने वाला हर एक शख्स वो काबिल मजम्मत एक्शन है, मीडिया के ऊपर भी लिमिट्स क्रॉस करते हैं, काबिल मजम्मत है 9 मई और बिल्कुल डिफेंडेबल नहीं है। लेकिन अब हम एक साल से हम इस तनाज़े को भुगत रहे हैं ना पूरा पाकिस्तान, तो हमें वे फॉरवर्ड भी तो निकालना है ना, हिकमत यहाँ भी चाहिए। हम बिल्कुल जो लोगों से बराह रास्त जलाओ गिराओ में उसके लिए सलाह करें, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका हल क्यों नहीं निकल रहा। सिर्फ एक सेकंड, अभी जरदाद कह रही हैं कि जी इस पे मिल के बात करके आगे बढ़े, हम तैयार हैं, इदारों के साथ भी बात करने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। देखिए पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, हमें पता है कि टकराव जो है या बंद गली में जाके एक दूसरे से गुत्था होने से मुल्क आगे नहीं चलते, लेकिन आप अपने रवैयों पे, मैं आपकी इंडिविजुअल या सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की नहीं, ओवरऑल जमात की बात कर रहा हूँ, आप अपने रवैयों पे गौर करें, जो हमारे भी गलती है हमें बताएं, हम भी गौर करेंगे। ब्रेक ले लें हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हम सियासी लड़ाइयों के ऊपर तो रोज़ बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या है, इस्टेब्लिशमेंट में क्या बयान दिया। अभी मैं दफ्तर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में दूर से मारगला के ऊपर आग लगी नज़र आई और ये पिछले कई दिनों से सिलसिला जारी है। इसका सबसे बड़ी कॉज आम तौर पर ही होती है कि लोग सिगरेट पीते हुए उसका स्लग नीचे फेंक देते हैं या जलती हुई दिया सलाई नीचे फेंक देते हैं। मुझे लगता है शायद कुछ शरारत के तहत लाइटर से किसी झाड़ी को आग नहीं लगाएगा, लेकिन उसका जो स्लग जो फेंका हुआ है, जब वो एक दफ़ा आग शुरू हो जाती है, आजकल क्योंकि बहुत सूखा मौसम है और 45, 46, 47 डिग्री सेल्सियस इस्लामाबाद के अंदर घूम रहा है, तो आप उस आग को काबू करना मुश्किल हो जाता है, वो आगे से आगे फैलती जाती है। तो इसमें एक तो असूली तौर पर पहाड़ी इलाकों में ट्रेल के ऊपर जो लोग हाइकिंग पे जाते हैं, सिगरेट, मैच बॉक्स और लाइटर, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए ऊपर। बाकी तो आप लोगों को समझाएंगे कि ये काम जाके ऊपर ना करना, लेकिन पहले एज ए मेट्रो प्रिंसिपल बैन लगाएं और कुछ आग बुझाने का बंदोबस्त भी होना चाहिए। ये 3-4 रोज़ से आग जली हुई है और इतने बड़े शोले हैं कि आप अभी इस्लामाबाद से निकलें और दूर से मारगला पे नज़र डालें तो दूर से आपको शोले ऊपर उठते हुए नज़र आते हैं। नॉट एक्सेप्टेबल। जहाँ दरख्त पहले ही नहीं है जो है उसको हम खुद जला रहे हैं। तो हम बाकी बातें तो सियासी करेंगे, लेकिन इसके लिए भी आवाज़ उठाइए पार्लियामान में जाके। ये थैंक यू मलिक साहब, आपने इसके ऊपर बात की। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली में इफ़ेक्ट होने वाला सबसे बड़ा, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जिसको सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल लॉस है, जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरा है, थ्रेट है पाकिस्तान को। हमें तो बिलियंस दरख्त लगाने चाहिए, हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। अभी आपने मरगला की बात की, मुझे इंतहाई अफसोस है, 2 दिन से मेरे इलाके डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के ऊपर आग लगी रही, वो भी इसी तरह कहीं से गलती होगी। नौजवान जाते हैं, हाथ में कोई माचिस है या कोई पिकनिक मना रहे हैं या सिगरेट कर रहे हैं, ज़रा सी लापरवाही से। रेनफॉल हमारे डेरा गाजी खान में ऑलरेडी बहुत कम है, दरख्त बहुत कम है। मैंने प्लांटेशन के ऊपर अपने दौरे हुकूमत में काम किया, थोड़ी बहुत रेनफॉल ने हमें कोई फ़ायदा दिया, कुछ वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बढ़ी, कुछ ग्रीनरी बढ़ी। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से कोहे सुलेमान में आग लगी हुई थी, ना आग बुझाने का कोई मैकेनिज़्म, ना वाइल्ड लाइफ बचाने का कोई मैकेनिज्म, ना कोई नोटिस, ना कोई सज़ा, ना कोई जजा। पूरा का पूरा मेरा जो कोहे सुलेमान की ग्रीनरी थी वो सब के सब जल गई। खुदा का वास्ता मेरे साथ, मेरे आपके प्रोग्राम से, मेरे अपने नौजवानों से, लोगों से मेरी गुजारिश है कि 47 से 48 सेंटीग्रेड इस वक्त पाकिस्तान में डेरा गाजी खान में नॉर्मल है, हीट वेव है, लोग गर्मी से मर रहे हैं। आपने दरख्त लगाने, आपने इस तरह अपनी पिकनिक की खातिर, अपनी कुकिंग की खातिर, अपनी सिगरेट की खातिर आप बिलियंस का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं। जब इस तरह आग लगेगी, न मरगला बचा हुआ है, न कोहे सुलेमान बचा हुआ है, न कोई और जंगलात आपसे बचे हुए हैं। खुदा का वास्ता अपने एनवायरनमेंट की फिक्र करें, खुदा का वास्ता पाकिस्तान की फिक्र करें। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से भी पार्लियामान के अंदर, आप तो हुकूमत है, कुछ काम होना चाहिए इसके ऊपर। मलिक साहब बिल्कुल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम, बल्कि जो आपने मरगला की बात की, इन्होंने अपने हल्के की बात की, तो मरगला जो है ये मेरा हल्का भी है। मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ आपको शॉर्टली कि हर साल गर्मियों के मौसम में CDA जो है वो तकरीबन 300 से 400 फायर वॉचर्स हम उन्हें कहते हैं, वो भर्ती करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। इस दफ़ा भी किए हैं और इस दफ़ा तो हमने 2 हेलीकॉप्टर्स का बंदोबस्त किया है आर्मी एविएशन की मदद से, जो खानपुर डैम से और रावल डैम से पानी उठाते हैं और आग बुझाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो इस दफ़ा काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करें और कर रहे हैं।
बाकी जो आपने कहा कि ट्रेल के ऊपर जो लोग जाते हैं वो भी, और दूसरा ये कि चूँकि यहाँ पे पुरानी आबादियाँ हैं जो क्या में पाकिस्तान बनने से पहले छोटे छोटे गाँव आबाद हैं, जैसे तलाड़ है, गुकीना है, आगे इधर चले जाएँ तो मांदला है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हैं, वो लोग आज भी आबाद हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जो विजिटर्स हैं वो भी और मकामी आबादियाँ भी, आप भी पहरा दें, क्योंकि ये एसेट जो है ये पहरे के अलावा कुछ आपको कुछ लोगों के ऊपर पाबंदी आयद करनी पड़ेगी। ना सिगरेट ले जाने दें ट्रेल के ऊपर किसी को, ना मैच बॉक्स और लाइटर ले जाने दें। आप ट्रेल हाइकिंग पे जा रहे हैं ना, हमारा स्मोकिंग बहुत खूबसूरत जगह है इस्लामाबाद की शादारा, अब ये मारगा हिल्स के बीच में है। अब लोकल भी कम्युनिटी है, लेकिन वहाँ पे आप यकीन करें कि ये जो हमारी तातीलात होती हैं ईद की 14 अगस्त की, वहाँ 4-4 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, इतना रश है लोगों का। तो हम अगर अपनी जगहों की हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो फिर इस तरह तो मामला नहीं चलेंगे। हमें करनी चाहिए जिम्मेदारी का। आपकी इजाज़त से डॉक्टर इम्तनानुल हक काजी डायरेक्टर स्पार्क को हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने आज एक सेटेलाइट भेजा है ऊपर खला के अंदर, आप बताइए उसकी तफसीलात क्या हैं और वो सेटेलाइट क्या काम करेगा? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये सैटेलाइट पाकसैट MM1, इस जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है ये एक मल्टी मिशन सैटेलाइट है। ये बुनियादी तौर पे एक मवासलाती सैटेलाइट है जिसका बुनियादी मकसद मवासलात की सहूलियात को पाकिस्तान के कोने कोने में पहुँचाने के अलावा पाकिस्तान के इर्द गिर्द तमाम ममालिक जिन पे इस सैटेलाइट की कवरेज होगी उन तमाम में भी इसकी सर्विसेज फ़राहम की जा सकेंगी इसके थ्रू। इस सैटेलाइट के अंदर बहुत से आलात ऐसे हैं जो कि बहुत तेज़ रफ्तार मवासलात को यकीनी बनाएंगे, जिसके अंदर तेज़ रफ्तार इंटरनेट है। मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे ऑप्टिकल फ़ाइबर्स की कनेक्टिविटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में चले जाइए या बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे सैटेलाइट के अलावा कोई ज़रिया मुमकिन नहीं है किसी भी किस्म के मवासलाती राब्ते को मुमकिन बनाने का। सो इस तमाम अमल के अंदर इंटरनेट की फराहमी हो, सेलुलर कंपनीज़ के लिए हो, TV ब्रॉडकास्ट हो, हाई थ्रूपुट सर्विसेज हों या बैक हॉल्स हों, इन तमाम सर्विसेज की तेज़ रफ्तार तरीन फराहमी के लिए ये सैटेलाइट बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल वो इलॉन मस्क के आप देखें ट्वीट्स तो वो लगता है कि उसका वो जो स्पेस एक्स वगैरह वो दुनिया सारी को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। तो आपका सेटेलाइट भी क्या इस पोजीशन में होगा कि पूरे पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आबादी अगर चाहे कि मुझे सेटेलाइट कनेक्टिविटी मिल जाए तो उसको इस्तेमाल कर सकती? सबसे पहली बात तो ये नदीम साहब कि बिल्कुल एलॉन मस्क का भी जो स्टारलिंक जिसकी आप बात कर रहे हैं वो स्टारलिंक कहलाते हैं वो सैटेलाइट्स, वो यकीनन इंटरनेट फराहम कर सकते हैं बहुत से लोगों को, क्योंकि उनका तसव्वुर थोड़ा मुख्तलिफ है। यकीनन ये सैटेलाइट और इससे पहले जो लॉन्च हुआ सैटेलाइट है पाकिस्तान का पाकसैट 1R जो कि 2011 से फंक्शनल है, जो कि 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 इमेजिंग सैटेलाइट्स भी हैं जो कि ज़मीन की तस्वीर लेने के काम आते हैं, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1 और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन सैटेलाइट 1 जो कि 2018 से काम करें। तो आज ये तादाद पाकिस्तान के खला में मौजूद सैटेलाइट्स की तादाद तकरीबन 4 हो गई है। अगर हम 2 मवासलाती सैटेलाइट्स की बात करें तो वो यकीनन पाकिस्तान की कौम की, अगर हम हर फ़र्द की ज़रूरत की बात करें तो शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होता, लेकिन होता यह है कि जिन जगहों पे ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड या ब्रॉडबैंड बेस्ड इंटरनेट्स नहीं होते या जहाँ पे सैटेलाइट कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, टेली मेडिसिन में, टेली हेल्थ में, ये इस तरह के मंसूबे हमारी हुकूमत बिलूम नहीं कर पाती बिकॉज कि उनके पास सैटेलाइट कनेक्टिविटीज़ दूर दराज के इलाकों में मौजूद नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सहूलियात ये सैटेलाइट बहुत बेहतर अंदाज में और बहुत तेज़ रफ्तारी से और हाई फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर मुहैया कर सकेगा। इसके अलावा ये सैटेलाइट जो आपके हैंड हेल्ड्स में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में GPS रिसीवर से जो पोजीशंस रिसीव हो रही होती हैं, उन पोजीशंस में बिलूम 8 से 10 मीटर का खसारा चल रहा होता है, उसके अंदर तकरीबन इतना एरर होता है। तो इस सैटेलाइट के अंदर कुछ ऐसे आलात भी हैं जो कि हमें इस खसारे को कम करने में और इस पोजीशन की जो ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसकी एक्यूरेसी को और इसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने में बहुत मदद देगी। 1 से 2 मीटर तक इसका खसारा रह जाएगा। इसके बाद डॉक्टर इम्तनानुल हक साहब, हमारी दुआएं हैं कि आप और ज़्यादा जदीद और मौसर किस्म के सैटेलाइट्स ऊपर भेजें और इस दौड़ में हम पीछे ना रहें बल्कि दुनिया में लीडर के तौर पर नजर आएँ। तो आपको मुबारक भी हो और दुआएं भी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक ले लें हमारे साथ। वेलकम बैक।
ज़रताज आपसे स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत सारे सियासी मसाइल का तज़किरा किया जो सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमें बरसरे पेकार सारे नज़र आते हैं। उसका हल कुछ आप लोग आपस में एक प्रोग्राम में मैंने डॉक्टर साहब को तजवीज़ दी थी और ये वादे करके गए थे, लेकिन बाद में अमल दरामद नहीं कर सके कि आपकी नेशनल रिकन्सिलेशन की एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए आपको। वो कमेटी के बगैर भी आपस में अगर आप बैठ जाएँ तो वो नेशनल रिकन्सिलेशन फिर भी हो सकती है। बैठेंगे तो काम होगा, बैठने पर आप लोग तैयार नहीं। हम बैठने को तैयार हैं। मेरी सिर्फ 2-3 रिक्वेस्ट है मलिक साहब। एक तो सबसे पहले ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा अपने यूथ की फ़िक्र पड़ी हुई है। पाकिस्तान है भी बड़ा नौजवान मुल्क, इसकी आबादी जो है वो कोई 60-70% की 35 साल से नीचे है। अगर इनको हम मेन स्ट्रीम में ना लेकर आए और अगर हमने इनको इसी तरह नेगेट किया और इनको पर इल्ज़ामात लगाए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें इदारों में और अवाम में मिसट्रस्ट नहीं कायम करना। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों से बात की जाए, नौजवानों को नैरेटिव समझाया जाए, उनको बात बताई जाइए। लेकिन ज़रताज ये इस वक्त आपकी जमात के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम है। आज की स्टेटमेंट के अंदर चार्जशीट है कि आपकी जमात ये काम कर रही है। मैं भी आपको जवाब दे रही हूँ। दूसरा ये कि अवाम का जो 8 फरवरी का मैंडेट है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तीसरी बात ये कि मैं अपने लीडर खान साहब की भी बात करती हूँ, उनके बेगम साहिबा की भी बात करती हूँ, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन मैं सबसे पहला वो वर्कर की भी बात करना चाहती हूँ कि जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप एंटी स्टेट जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके जाते हैं आप उनसे भी बात करते हैं। एंड बातचीत से बात हो जाती है। जो हमारे बच्चे इस वक्त नाकर्दा जुर्म के अंदर जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर बैठे हैं, खुदा का वास्ता उनसे भी बात करें। तीसरा और मेरा आखिरी वो है कि 9 मई की आड़ में मज़ीद जुल्म बंद कर दें। 9 मई के ऊपर बैठ के जो उसका रिजल्ट निकालना है उसको निकालें, जिसको सज़ा देनी है दे दें, जो उसमें से बेगुनाह है उनको बाहर निकालें, बैठ जाएं और पाकिस्तान को सबसे पहले प्रायोरिटी रखें। और ये बता दें कि इमरान का ट्विटर कौन चलाता है? नहीं, वो अपनी सोशल मीडिया टीम चलाती है। वो कौन सी सोशल मीडिया टीम? पीटीआई की सोशल मीडिया टीम चलाती है। कहाँ से? नहीं, अब उसका तो मुझे नहीं पता, VPN ही रख के चलाती होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो आपने मुझे कहा है ना कि अगर कोई किसी के ऊपर वीडियो आई है या अगर कोई वहाँ से नैरेटिव आता है, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि मलिक साहब अगर कोई आपको एक नैरेटिव देता है कि आप मुल्क के 25 करोड़ आवाम के वोट की कदर करें, आप बेगुनाह लोगों को सजाएं ना दें, आप शायरों को ना उठाएं, आप जजों के ऊपर हमला ना करें। ट्विटर वाला इशू जो है ये थोड़ा सा हीटअप होना है। ये आप बता सकती हैं कि जब एक PTI ऑफिशियल का एक हैंडल है, एक तो पार्टी का अकाउंट है, दूसरा है इमरान खान PTI का वो हैंडल है जो इमरान खान का अकाउंट है। जब इमरान खान के उस अकाउंट से कोई चीज़ ट्वीट की जाती है तो कौन डिसाइड करता है? उस कोई कमेटी है जो डिसाइड करती है किस अकाउंट से क्या चीज़ पोस्ट होगी? इमरान तो जेल में है ना? नहीं, वो एक सोशल, मैं आपको भी, मुझे सबके नाम तो नहीं, वो है वो एक सोशल मीडिया टीम है। सिर्फ एक वीडियो से ही बात बनी है ना, वीडियो से जो इस वक्त टेक्स दिस डिसीजन के ये ज़रताज फैसला करती हैं, डॉक्टर तारक फैसला करते हैं, नदीम फैसला करता है, कौन फैसला करता है? देखिए ना, जैसे अब रऊफ हसन साहब है, आपको हमारी पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से आपको पार्टी का जो भी नैरेटिव है या जो पार्टी का मौका है वो आपके सामने आता है। इसी तरह PTI ऑफिशियल की भी एक सोशल मीडिया टीम है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, लेकिन इमरान का नहीं आप जवाब दे रहे। इमरान के अकाउंट पे उसकी एब्सेंस में कौन पोस्ट करता है एंड हु ऑथराइजेस हिम? ठीक है, ये कर दो पोस्ट। नहीं, अभी मुझे इस बात का तो सारी बातें नहीं पता, क्योंकि खान साहब को मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। FIA ने तहकीकात का इसके ऊपर आगाज़ किया, वो दिखाएगा जी उनका कुछ सर्कुलर वगैरह भी कुछ आया हुआ। ये इशू प्रॉब्लमेटिक है। देखिए मलिक साहब, जहाँ तक ज़रताज गुल की नौजवानों के हवाले से जो जज्बात हैं, मेरे भी एग्जैक्टली वही जज्बात हैं। और मैं पहले भी कहा, दोबारा कहता हूँ कि वो हमारा एसेट है। उन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तान के भाग दौड़ भी संभालनी है और हमारा असासा है वो। अच्छा, अब हमने करना क्या है? जितना हम उन्हें हुनरमंद बनाएंगे, ट्रेन बनाएंगे, उतना ही वो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है। जितना ही हम उन्हें किसी गलत काम की तरफ, मैं पॉलिटिकल बात कतई नहीं कर रहा, गलत काम की तरफ लगाएंगे, उतना ही वो इस माशरे के लिए इंगेज देम, एम्ब्रेस देम, उन्हें गले लगाएं, बिल्कुल। मैं फासले मिटाएं, फिर रास्ते निकलते हैं। कौन है वो? हमारे हैं। मैंने बताया कल, वो इस मुल्क के बच्चे हैं और इस मुल्क के निज़ाम के वाली वारिस हैं, पाकिस्तान के वाली वारिस हैं, नौजवान हमारे। हम पॉजिटिविटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि मिल के उनको एंगेज करें, पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगाएं, उनके लिए वो मौके पैदा करें, तो वो यहाँ काम करें, मुल्क के लिए काम करें, मुल्क छोड़ के ना जाएं। मैं को ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। ट्वीट वाली कंट्रोवर्सी, ये बात जाहिर है, अब इसके ऊपर तहकीकात भी हो रही हैं, FIA भी काम कर रहा है और ये देखने की ज़रूरत है। ये बड़ा, देखिए, इतना आसान नहीं है ना। अब मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने जो ट्वीट उनके ऑफिशियल अकाउंट से हुई हैं, इंतहाई ख़तरनाक वो ट्वीट्स हैं। मैंने किसी को कभी गद्दार नहीं कहा, लेकिन वो ट्वीट्स गद्दारी के ज़ुमरे में आती हैं। इतनी ख़तरनाक वो ट्वीट्स हुई हैं। अब उठते हैं जनाब, मैंने नहीं दिया, मैंने पहले कहा, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने नहीं किसी को दिया ना मैं दे। लेकिन
अब आप इससे इतनी आसानी से लाताल्लुकी का इजहार भी तो इस तरह नहीं कर सकते कि बैरिस्टर गौर साहब आएँ और वो कहें जी नहीं वो उसका मतलब ये माजी की गलतियों से सबक सीखे। भाई इस हद तक तो फिर मैं कहता हूँ हम इत्तफाक करते हैं कि माजी की गलतियों से सबक सीखें, लेकिन आप उससे आगे की बात कर रहे हैं ना। आप एक लाइन में आप ज़रताज क्लोजिंग कह रहे हैं, ये भी तो सोचें जो गलत है एक लाइन में ये माफी मांगे, आप इतना तो करें। एक लाइन में ये है कि अगर आप वो कह रहे हैं माफी मांगे तो चलो फिर बात सिमट जाएगी। पूरा पाकिस्तानी PMLN की हुकूमत से माफ़ी मांगता रहता है लेकिन ये किसी को माफ़ी देते नहीं है। इनसे नौजवान सवाल करता है 18 साल का कि मेरा ID कार्ड बना, मैंने 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को वोट दिया लेकिन मेरा नुमाइंदा क्यों नहीं जीता, आपने उसको फॉर्म 47 के जरिए क्यों हराया? आप उसका सवाल का जवाब देने के बजाय आप उसको डिजिटल दहशतगर्द कह रहे हैं। दूसरा अगर आपने अगर आपने सबक सीखा है ना मलिक साहब, अगर सबक सीखा है ना तो KPK के साथ ये यतीमों वाला सलूक क्यों कर रहे हैं? अगर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। ज़रताज गुल साहिबा और तारिक फजल चौधरी साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।